न्यूज़रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमीन के बदले नौकरी को लेकर मामले पर अगली सुनवाई अब 29 मई को होगी। आपको बता दें कि इस सुनवाई को टाल दिया गया है। ये सुनवाई होनी थी राउस एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसकी अगली सुनवाई अब 29 मई को होगी। चार्जशीट लगभग सीबीआई की तरफ से तैयार कर ली गई है। सीबीआई ने कहा है कि चार्जशीट दाखिल करने में 15 से 20 दिनों का समय लग सकता है और इसी के मद्देनजर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और इसे 29 तारीख निर्धारित किया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, क्या वजहें रही जिसकी वजह से इस सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है? हाँ जी, देखिए, साफ तौर से जमीन के बदले नौकरी के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से आज कॉन्क्लूसिव चार्जशीट यानी कि फाइनल चार्जशीट दाखिल करनी थी, लेकिन कोर्ट से फिलहाल सीबीआई ने समय मांग लिया है। 29 मई तक राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले को टाल दिया है, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि इस पूरे मामले में अंतिम फैसला सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको लेना है और इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है। लिहाजा तमाम जो सीबीआई के अधिकारी हैं और सीबीआई के कर्मचारी हैं वो विभिन्न लोकेशन पर अभी व्यस्त हैं। लिहाजा कोर्ट उन्हें 29 तारीख तक का समय दे ताकि वो इस पूरे मामले में जो कॉन्क्लूसिव चार्जशीट है वो दाखिल कर सकें। बहरहाल सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को 29 मई तक का समय दिया है। ये माना जा सकता है कि 29 मई से पहले सीबीआई कभी भी इस पूरे मामले में एक फाइनल चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। आपको बता देते हैं कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में पूर्व जो रेल मंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मीशा भारती, ये तमाम जो लोग हैं मुख्य इस मामले में आरोपी हैं और इनके खिलाफ सीबीआई ने 2 चार्जशीट भी दाखिल की है। तो ये माना जा सकता है कि 29 मई को जो सुनवाई होगी वो बहुत अहम होगी और ऐसे में सीबीआई फाइनल जो चार्जशीट दाखिल करेगी उसमें किन किन तथ्यों का फिलहाल खुलासा करती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से एक बयान सामने आया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने यह कहा है कि मुस्लिमों की तुलना में हिंदुओं की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। 1955 से लेकर 2015 के बीच की आबादी का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और ये तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि 8% तक हिंदू लोगों की आबादी में गिरावट आई और इसकी पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और उसके साथी दलों पर आरोप लगाया है कि ये लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन लोगों को देश की संप्रभुता से कोई भी सरोकार नहीं। मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने % है, हिंदू में कितने % है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। तो गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और उसके साथियों पर बहुत सारे बड़े आरोप लगाए हैं और ऐसे में अब एनडीए की तरफ से उनका साथ दिया जा रहा है तो विपक्षी नेताओं की तरफ से पलटवार भी किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं नेतागण, सुनिए। गिरिराज बाबू की चिंता जायज है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ऐसी राजनीतिक योजना बनाई जिससे इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या घटे और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़े। कांग्रेस और विपक्ष का इस देश में एक ही राजनीतिक एजेंडा रहा है हमेशा से, वो है मुसलमानों का तुष्टीकरण और मुसलमान वोटों का एकीकरण। मुसलमान विपक्ष के लिए हमेशा से एक वोट बैंक रहा है
और उस वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, उस वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस और विपक्ष कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले तो आप स्पष्ट कीजिए कि जब जनगणना के कार्य नहीं हुए, जब आंकड़े नहीं हैं, तो ये आंकड़े कहां से आप प्रस्तुत कर रहे हैं? इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से डेवलप की जा रही है, कहीं से उचित नहीं है। और इस तरह का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं एजेंडे की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे ले जाने का ये भारतीय जनता पार्टी का असफल प्रयास है। आज के समय में देश में 2 करोड़ के आसपास घुसपैठिए हैं, मतलब जनसंख्या का 1.5 से 2%। और विशेष करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और बिहार में सीमांचल राज्य पे बिल्कुल डेमोग्राफी बदल चुकी है। और दोषी कौन है? वहां की राज्य सरकारें और विशेष करके कांग्रेस, जिसने 54 साल देश पे राज किया और तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अब भी अगर हम नहीं चेते और इस घुसपैठ को नहीं बंद किया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब देश के नागरिक बाहर होंगे और ये घुसपैठिए देश में होंगे। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि और लोगों की भी जनसंख्या नियंत्रण हो और सभी को इसके लिए जागृत किया जाए। सरकार का पूरा प्रयास होना चाहिए कि सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार हो और जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया जाए, उसके लिए उपाय किए जाए, तो निश्चित रूप से सभी वर्गों में समानता आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस समय चुनाव हारने लगती है उस समय हिंदू मुस्लिम करके उसका सहारा लेना चाहती है। देश जो है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था, मुसलमानों को भी उतना ही हक है और हिंदुओं को भी उतना ही हक है इस देश में। भाजपा आज के दिन में पूरी तरह हार चुकी है। जब पूरी तरह हारने लगती है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का बयान देके गुमराह करना चाहती है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं की तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है। चुनावी जनसभाएं भी संबोधित की जा रही हैं और इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उज्जियारपुर की जनसभा में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए ये कहा है कि भले ही उन्हें पेट में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो या सर से लेकर पैर तक ही दर्द क्यों ना हो रहा हो, लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पक्ष में वोट करेगी और प्रधानमंत्री भी मोदी ही एक बार फिर से बनेंगे। तेजस्वी जी को और राहुल जी को क्यों दर्द होता है? कि दर्द उसको होता रहे, पैर से लेके घुटना में, कमर में, पेट में, छाती में, गर्दन में, कान में, मुंह में, दांत में, माथा में, जहां उसको दर्द हो, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। कौन बनेंगे? और इसी बीच मुसलमानों को दिए गए आरक्षण पर हो रही सियासत के बीच मनोज झा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा संभव ही नहीं और जो कुछ भी चर्चाएं चल रही हैं उस पर जल्द ही विराम लगेगा। रिपोर्ट क्या कहती है? सामाजिक शैक्षणिक आधार, ये धार्मिक आधार है ही नहीं। सामाजिक शैक्षणिक आधार पर अन्य धर्मों में भी जिन जातियों के साथ उत्पीड़न है और जो अपने पेशे के नाम से जानी जाती है, वैसी 84 जातियां हैं। प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य में 70 जातियां मुसलमानों की हैं जो आरक्षण की श्रेणी में है। और गोपालगंज में लोकसभा का चुनाव छठे चरण में होना है और ऐसे में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और 11 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं जो पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। और बता दें कि कोई उम्मीदवार अगर नामांकन वापस नहीं लेता है तो मुकाबला और भी ज्यादा रोचक होगा। एनडीए से जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, महागठबंधन से वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल पासवान और एआईएमआईएम के दीनानाथ मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालगंज से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में लोकसभा का चुनाव 25 मई को है और छठे चरण में यहाँ चुनाव होना है। ऐसे में प्रत्याशियों को नाम वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। गोपालगंज में अगर बात करें नामांकन की तो यहाँ पर कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इनमें एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से वीआईपी के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल पासवान है, जबकि
असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से दीनानाथ माझी हैं। इसके अलावा बसपा से सुजीत कुमार राम है, बहुजन मुक्ति पार्टी से जितेंद्र राम है, गण सुरक्षा पार्टी से राम कुमार माझी चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय दल से सुरेंद्र राम है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सत्येंद्र बैठा, नमी राम, अनिल राम तथा भोला हरिजन ने नामांकन किया है। तो इस तरह से कुल 11 प्रत्याशियों ने गोपालगंज में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया है और आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। यदि कोई प्रत्याशी नामांकन वापस नहीं लेता है तो चुनाव मैदान में कुल 11 प्रत्याशी रहेंगे और इन प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। हालांकि जेडीयू के जो सांसद है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन NDA के प्रत्याशी भी हैं और महागठबंधन से जो VIP के प्रत्याशी है प्रेमनाथ चंचल और AIMIM से जो दीनानाथ माझी है, इन तीनों के बीच गोपालगंज में कहा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला है। हालांकि 25 मई को यहाँ वोटिंग होनी है और आज नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तो ऐसे में वह कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि आज अंतिम दिन कितने प्रत्याशी नामांकन वापस लेते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के बघौनी गांव में लोगों को बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। लोग चचरी पुल और नाव के सहारे जिंदगी गुजारने को विवश हैं। बावजूद इसके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए लोगों में जागरूकता है और उत्साह भी है। लोगों ने संवाददाता से बातचीत के दौरान अपनी समस्याओं को बताया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सीतामढ़ी जिले में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे परवान पर है और मतदाता लगातार ऐसे प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने का काम करेंगे जो उनकी समस्याओं को सुनेगा या उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के बघौनी गांव। यह बघौनी गांव चारों तरफ बागमती नदी से घिरा हुआ है और यहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से चचरी पर निर्भर है। हालात इस कदर खराब है कि इस गांव में कई ऐसी गंभीर समस्या है जिसको लोग अक्सर झेलते आ रहे हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद यहाँ के लोगों में अपने मतदान को लेकर एक अजब सा उत्साह है और लोग काफी खुश हैं कि लोकतंत्र के इस महान पर्व में उन्हें हिस्सेदार बनने का मौका मिल रहा है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर इनके अंदर कितना उत्साह है। कितना उत्साह है वोटिंग के लेके बताइए, कितना उत्साह है? सर क्या बताएं, यहाँ तो वोट सभी जनता मुखिया नेता जो भी है आते हैं, वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं। यहाँ एक बार भी कसम खाते हैं लेकिन आते नहीं है, कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता, समाधान नहीं करते हैं कभी भी। वोट दीजिएगा इस बार? हाँ, वो वोट हम बिल्कुल देंगे। हम लोग वोट देने वाला है। जैसे कि जो आदमी अच्छा ढंग से हम लोग को बघौनी को चलाएगा उस आदमी को मैं चलाना हम लोग को बहुत मेन इमरजेंसी है। वो हम लोग गांव में शादी ब्याह होने के समय में बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको करार करवाएंगे। जब आप कहिया माल गिराते हैं तब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कैसी का माल? पुल बनाने का। अच्छा। हमको बाल बच्चा के शादी नहीं होता है कोई अच्छा घर में। अथी न हमरा सबके पुल देते तो वोट दे न सकबे। अच्छा, जो पुल बनाएगा उसी को वोट दीजिए। उसी के वोट। हम लोग वोट किसी को नहीं गिराएंगे तो लोटा पर गिराएंगे। नोटा पर? हाँ, हम लोग का उम्र हो गया 40-50 वर्ष के बीच में कोई विधायक MP यहाँ नहीं टप रहा है। प्रत्याशी अब लोगों का जो समस्या सुनेंगे उसका, जैसे लोगों का कहना हुआ कि जो हमारे दुख दर्द को समझेंगे उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं। कोई है ऐसा नजर में? अब वो तो लोग चुनाव का समय है और ये महापर्व है, ऐसे मौका पर लोग वोट से ही उसको बतावेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोग सोच समझकर मतदान करने का फैसला करेंगे। जो लोग उनकी समस्याओं का निदान करेंगे वैसे लोगों को ये अपना मत देने का काम करेंगे। मत देने को लेकर इनके अंदर भी उत्साह का माहौल कायम है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और बिहार में भले ही झुलसाती गर्मी से बारिश के बाद लोगों को राहत मिल गई हो, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण से पटना वासियों को राहत नहीं मिल पा रही है। इसका लेवल अगर हम बताएं तो पटना में प्रदूषण का लेवल 306 है, पटना सिटी में 346। हाल बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मौसम के मिजाज बदलने का फायदा भले ही लोगों को चिलचिलाती धूप से निजात मिलने के कारण हो रहा हो, लेकिन बात अगर पॉल्यूशन की करें तो पॉल्यूशन का लेवल देखिए। इको पार्क के पास अभी भी 102 है एक्वाई लेवल, SK मेमोरियल हॉल के पास जो है 306 है, BIT मिश्रा के पास जो है
252 है। और इस तरह से DRM ऑफिस की बात करें तो यहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो संतोषजनक है, 63 है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी की बात करें तो यहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो 346 है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो यहाँ पे एक्वाई लेवल जो है वो 101 है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो गया की हम भी बात करेंगे, मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, हाजीपुर की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 101 जो है वो एक्वाई लेवल जो है यानी कि मॉडरेट है यहाँ का एक्वाई लेवल। और अब हम बात करते हैं गया SFTI की तो यहाँ का एक्वाई लेवल जो है 126 है। और मुजफ्फरपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास जो है एक्वाई लेवल 329 है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार में अभी भी भले ही चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिल गई हो, लेकिन बात अगर पॉल्यूशन की करें जो सबसे खतरनाक है, लोगों के सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कई तरह की बीमारी जो है वो पॉल्यूशन के कारण होती है। खासतौर पे अगर हम बात करें कि हृदय की तो हृदय की कई बीमारियां जो हैं वो पॉल्यूशन के कारण होती है। तो पॉल्यूशन का लेवल जो है वो कम नहीं हो रहा है। बिहार के कई ज़िले जो हैं वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है और इसके कारण से लोगों को कई तरह की बीमारियाँ हो रही है। और लगातार जो है बात करें हम तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या फिर नगर विकास विभाग हो, वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास के जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखें ताकि पॉल्यूशन का लेवल कम हो। न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप जो है अपने आसपास के जो इलाके हैं वहाँ का वातावरण जो है वो बेहतर रखें, साफ सफाई रखें ताकि पॉल्यूशन कम हो और लोगों को जो है सांस लेने समेत जो अन्य बीमारियाँ हो रही है उससे राहत मिल सके। अमित माट, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। में विविधता की बात की, 75 वर्ष गिनाए, एक साथ रहने की बात की, लेकिन जो बात मुद्दा बनी वो है भारत के लोगों की तुलना। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रियंका गांधी भी बोली है। मतलब ये क्या बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। चुनाव है, चुनाव के समय जनता की बातें होनी चाहिए। वहाँ बैठे अमेरिका में किसी ने कुछ कह दी उल्टी बात, उसको लेकर आप पता नहीं पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि ये कांग्रेस की नीति बन गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सैम भाई मैं उत्तर पूर्व से हूँ और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूँ। हम एक विविधता भरा देश है, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो।